प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हम सब स्वर वर्ण को पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम सब व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। व्यंजनानि। व्यंजनानाम् उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता भवति, अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र आस्वरस्य योजनं भवति। कहने का मतलब है कि व्यंजनों के उच्चारण में किन स्वरों की सहायता अवश्य होती है, अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र सभी जगह आस्वरस यानी हर्ष स्वर का योजनम भवति, योग होता है। योजनम का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग होता है। उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाया जा रहा है कि फिर से देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि व्यंजनों के उच्चारण में किस स्वर की सहायता अवश्य होती है, किन स्वरों की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमेशा ह्रस्व आ स्वर का योग होता है। उदाहरण है, जैसे ये आपका है का वर्ण, ये प्योर व्यंजन और का में ह्रस्व आ लगा हुआ, इसको हम ह्रस्व आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व आ, ये वर्ण। अब इस का में जब हम ह्रस्व आ जोड़ देंगे तो पूरा एक का वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? का हो जाएगा। और इस का के बाद क्या आता है? खा वर्ण आता है। देखिए, खा में हलंत लगा है और का में भी हलंत लगा है, तो ये आधे माने जाते हैं। स्वर के बिना व्यंजन वर्ण आधे माने जाते हैं। जिसमें हलंत लगा रहता है, ये जो निशान लगा है ऐसे, ये वाला, ये हलंत का निशान है। तो ये जहाँ पर लगे रहते हैं वे वर्ण आधे माने जाते हैं, अर्ध वर्ण माने जाते हैं, अर्ध व्यंजन माने जाते हैं। तो जब व्यंजन में हम ह्रस्व आ जोड़ देते हैं तो वो पूरा व्यंजन बन जाता है। जैसे ये आपका का वर्ण है, का में आ जुड़ा, ये आपका का बना। खा में ह्रस्व आ जोड़े, ये आपका प्योर खा बन गया पूरा। नहीं तो ये अर्ध वर्ण है, स्वर नहीं, अर्ध व्यंजन वर्ण है खा। और ये गा, ये भी अर्ध व्यंजन वर्ण है। और जब गा में, इस गा में जब हम आ जोड़ देते हैं, आ का योग कर देते हैं, देखिए धन का निशान लगाना, तो ये धन का मतलब ही होता है जोड़। तो जब हम गा में आ जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा आपका गा बन गया। अब ये पूर्ण व्यंजन गा वर्ण है। घा में आ जोड़ दे, घा हो गया। इसी तरह आपके जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वह उसमें ह्रस्व आ का योग रहता है, उसमें ह्रस्व आ छिपा रहता है। और यदि ह्रस्व आ नहीं है, उसमें आवरण निकाल लिया जाता है, तो वो हो व्यंजन वर्ण आधा माना जाता है। जैसे भी का है, अब ये का वर्ण जो है आधा है। अत्र व्यंजनम केवल का, खा, गा, घा इत्यादि अस्त, इसी तरह होगा। अत्र आस्वरा केवलम उच्चारण योजिता अस्त, यहाँ पर आस्वर जो है केवल उच्चारण के लिए योग है। व्यंजना नाम चत्वारा भेदा सन्ति, व्यंजन के 4 भेद हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, व्यंजना नाम चत्वारा भवन्ति, व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजना नाम व्यंजनों का, ठीक, व्यंजनों का। और चत्वारा मतलब 4, भेदा मतलब प्रकार या भेद, काइंड्स।
और संधि मतलब हैं, यानी व्यंजन वर्ण के 4 वेद, यानी व्यंजन वर्ण जो होते हैं, यानी हल वर्ण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि प्रथम वर्ग है अस्पर्शाः वर्णाः, यानी स्पर्श वर्ण, स्पर्श अक्षर। जो स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं वो कहा जाता है का देव माँ ओशाना, इसका सूत्र होता है। यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण आते हैं वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। कैसे 25 होती है देख लीजिए। का वर्ण में का, खा, गा, घा, अंगा 5 वर्ण हो गए। कितने? 5। चा, छा, जा, झा, इया, ये भी 5 वर्ण हैं। ठीक। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसमें भी 5 वर्ण हैं। ता, था, दा, धा, ना, इसमें भी 5 वर्ण हैं। पा, फा, बा, भा, मा, इसमें भी 5 वर्ण हैं। अब देखिए 5 5 हो रही है, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 55 25, ये आपके 25 वर्ण जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें देखिए जिह्वा और मुख के जो विभिन्न भाग हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है। चा, छा, जा, झा, इया है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा है। ता, था, दा, धा, ना है। पा, फा, वा, भा, मा है। कावर का सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। चावर का सूत्र है इचु यशा नाम तालु। टावर का है ऋतु रसाणाम मूर्धा। और टावर का है लतु लसा नाम दंता। और पावर का है उपु पंद्या नाम ओष्ठा। ये भैया आपके जो हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण है। क्या है ये स्पर्श है। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। कहाँ से लेकर के? का से लेकर के माँ तक ये इनकी संख्या 25 वर्ण है। और देखिए ये जो अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये जो वर्ण है इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं और ये नासिक वर्ण है। अंगा बोले आप नासिका से बोलेंगे, इया बोलेंगे तब भी आप नासिका से बोलेंगे, ड़ा बोलेंगे तब भी आप नासिका से बोलेंगे, ना बोलेंगे तब भी आप नासिका से बोलेंगे, मा वर्ण बोलेंगे तब भी आप नासिका से ही बोलेंगे। इसलिए इन 5 वर्णों को का वर्ग से पा वर्ग के जितने भी पंचमा अक्षर हैं, यानी जो 5वें अक्षर हैं वह नासिक वर्ण कहलाते हैं। उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। दूसरा है वर्ग स्पर्शा व्यंजन वर्णा स्वकीयम उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गे व्यक्ता। ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। आइए देखते हैं। दूसरा है अंतःस्थाः वर्ण, यानी अंतःस्थ वर्ण अक्षर। अंतःस्थ जो अंदर स्थित हैं वह हैं आपके या, रा, ला, वा। अंतःस्थ वर्ण क्या है आपके? या, रा, ला, वा। ये जो कोष्ठक में दिए गए हैं ये आपके अंतःस्थ वर्ण हैं, अंतःस्थ अक्षर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कोई पूछ ले अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो हम उत्तर क्या देंगे? 4 उत्तर देंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है तो हम क्या कहेंगे? 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25। और अंतःस्थ वर्णों की संख्या है 4। वो कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। देख लीजिए फिर से दोहरा दे रहे हैं। या, रा, ला, वा। ये देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है या, रा, ला, वा। ये अंतःस्थ वर्ण है। और अर्धस्वरा एक पूछते इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतःस्थ वर्णा, देखिए संस्कृत में व्याख्या दी गई। अंतःस्थ वर्ण बहुत्र बहुतायत स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। स्वर वर्णों के स्थान पर
जाते हैं। जैसे अतः एते अर्धस्वरा इत्यप उच्यते, अतः इसलिए इनको अर्धस्वर भी ऐसा कहा जाता है। इत्यप ये भी उच्यन्ते माने कहा जाता है या कहते हैं। याराला को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब या रा ला वा किन वर्णों से बन करके बना, जैसे ई हर्ष ई है, हर्ष ई में जब हम आ वर्ण को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, या बनता है। और या में जब हम आ जोड़ देते हैं तो पूरा पूरा ये या हो जाता है। यथा यदि धन अपि यद्यप, यण संधि यार अलावा। ऋण में आ जोड़ दे तो क्या बनता है आपका रा वर्ण बनता है, और रा में आ जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा रा हो जाएगा। जैसे आपका है शब्द पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ली वर्ण में हम आ को जोड़ेंगे तो ये आपका ला बनेगा, और ला में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ला, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ली धनाकृति बराबर लाकृति। और ऊ में जब आ जोड़ेंगे तो वा बनेगा, वा ऊ वा वा। वा का जब हम उच्चारण स्थान करेंगे तो सुधनागतम बराबर स्वागतम। अगर इसमें कोई पूछता है तो कौन सी संधि है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना है यण संधि। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक, पित्राज्ञा लाकृति स्वागतम में यण संधि। आइए देख लेते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। ऊष्म वर्ण वे वर्ण कहे जाते हैं जिनमें ऊष्मा मुख से निकलते हैं, जिनके उच्चारण करने में मुख से ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। देख लीजिए, जैसे ये है ऊष्मा वर्णा, इनकी संख्या है 4। ये भी ऊष्म वर्ण भी 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे है आपका ये, इसको तालव्य दिशा बोलते हैं, ये मूर्धन दिशा है, इसको दंत दिशा बोलते हैं, और इसको हा बोलते हैं। और हम लोग कहते हैं बड़ा सा है, सलीफा वाला सा, पिटचिरवा सा, सपेरा वाला सा, नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से हम गलत बोलते हैं। ये जो बड़ा सा है इसको हम तालव्य सा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, तालव्य सा, इस वाले सा को। और जो ये पिटचिरवा सा है इसको हम मूर्धन निशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये मूर्धन निशा है। और जो छोटा सा है इसको हम दंत दिशा बोलते हैं। ठीक, तो ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, 4 ऊष्म वर्णों की संख्या है 4। 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतःस्थ वर्ण, और 4 ही ऊष्म वर्ण। ठीक, ऊष्माणां व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायु निःसरति। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय में मुखात मुख से उष्णः वायु गर्म वायु निःसरत माने निकलती है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती, उष्ण वायु निकलती। आप सा बोलेंगे, तालव्य सा, दंत सा, हा, तो मुख से ऊष्मा निकलती है। तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है, और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और दंत सा का उच्चारण स्थान दंत है, यानी दांत है, और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। इसलिए ये ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्णा। इन जब इनका हम वाचन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मुख से ऊष्मा निकलती है। आइए आगे चलते हैं। अयोगवाह वर्णौ, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अन और आ। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजना वर्णा अस्ति, अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारण, देखिए, ओहो, अत्र उच्चारण स्थाने, अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। ये देखिए, अत्र माने यहाँ पर उच्चारणार्थम उच्चारण करने के लिए स्वर का भी संयोजन पूर्वम बहुत पहले होता है। जैसे ये है अन्न और ये क्या है आह।
अब आ में क्या है, अनुस्वार की बिंदी है, और इस आह में विसर्ग है। तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग, जो एक बिंदी वर्ण के ऊपर लगती है, किसी व्यंजन वर्ण के ऊपर या स्वर वर्ण के ऊपर, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और जो डबल बिंदी लगती है ये इस तरह के, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। और जो एक बिंदी है वो उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यंजनई सा, व्यंजनों के साथ, व्यंजनई साह सर्वेषामपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सर्वेषामपि सभी भी स्वराणां स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणाक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन होने से गुणित अक्षर होते हैं, यानी इसमें वृद्धि हो जाती है। तो गुणिता अक्षराणि कौन कौन से हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्वर है आपका हरस आ, दीर्घ आ, हरस ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ। इसको हम क्या बोलते हैं, गुणित अक्षर बोलते हैं। गुणित अक्षर ये कब होंगे, जैसे ये है आपका हरस्व आवर्ण है, ये दीर्घ आ है, ये हरस ई है, ये दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ। ये वर्ण हिंदी में कहते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ। लेकिन संस्कृत की बोलचाल की भाषा में हम हरस्व, छोटा आ को हम हरस्व आ बोलते हैं, बड़ा आ को हम दीर्घ आ बोलते हैं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। छोटी ई को हम हरस ई बोलते हैं, और बड़ी ई को दीर्घ ई, छोटा ऊ को दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ को दीर्घ ऊ। ये गुणित अक्षराण हैं, गुणित अक्षर हैं। मात्रा है, हरस आ की कोई मात्रा नहीं होती है, उसमें जाकर के छिप जाता है। ये दीर्घ आ की मात्रा है, ये आपकी हरस ई की मात्रा यानी छोटी की मात्रा, ये दीर्घ ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ये छोटाऊ की मात्रा है, और ये बड़ाऊ की मात्रा है। कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो हरस स्वर होते हैं उसमें एक मात्रा का समय लगता है, मतलब उसको जल्दी बोल देते हैं। और जिसमें जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जैसे दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है ना, ऋण है, तो इसमें हम दो मात्रा का समय लेते नहीं, इसको ताकत लगा कर बोलते हैं, जोर तक बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए ये गुणित अक्षर कैसे हो रहे हैं। ये आपका का व्यंजन वर्ण है, का क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये अर्ध व्यंजन वर्ण है। का में जब हम इस का में आ को जोड़ रहे हैं तो ये पूरा पूरा का बन रहा है। इस खा में, अब इस का में जब हम बड़ा आ को जोड़ेंगे, बड़ा की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, का। और जब इस का में हम ई को जोड़ देंगे तो की हो जाएगा। का में जब हम दीर्घ ई की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, की बोलेंगे। और जब हम इसी का में ऊ की मात्रा को जोड़ देंगे तो कु हो जाएगा। और जब का में बड़ा ऊ की मात्रा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा। का, की, कु, कु। ये गुणिताक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणित अक्षर कहलाएंगे। खा है, जब हम खा में, जब इस खा वर्ण में, आइए देख लेते हैं, जब हम इस खा वर्ण में, अभी आपका खा है, खा में, इस खा वर्ण में जब हम हरस आ जोड़ेंगे, ये ठीक, खा में जब हम हरस आ जोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा भैया आपका खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। और जब खा में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे, दीर्घ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या बोला जाएगा, खा। और जब हरस ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बोली जाएगी, खी।
और जब खा में हम दीर्घ ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, खी। ताकत लगा के बनेंगे। और जब खा में हर्ष ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खू। और जब हम खा में बड़ाऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खू। अब ये गुणताक्षर की श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे गा का है, घा का है, अंगा का है, चा का है, यानी जितने भी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं सब में हम ऐसे लगाते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। वदामा लिखामा चा, आइए बोलते हैं और लिखते हैं। ये ऋण की मात्रा है ना। हर्ष ऋण दीर्घ ऋण, री ए आए ओ आओ, है ना। अब जब ये मात्रा यहाँ लगेंगे, ये ऋण की मात्रा है, ये दीर्घ ऋण की मात्रा है, ये ली की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आय की मात्रा है, ओ की मात्रा है, और ये आपके आओ की मात्रा है। देखिए का में लगा तो क्री हो गया, फिर दीर्घ ऋण की मात्रा लगा तो क्री हो गया, फिर ट्री हो गया, फिर आपका के हो गया, कै हो गया, को हो गया, का हो गया। इसी तरह सारे व्यंजन वर्णों में ये मात्राएं लगती हैं। पूरा देखो दिया गया है ये, का खा गा गंगा चा छा जा जा हिया टा टा रा नाड़ा, है ना। तो अब ये व्यंजन वर्ण बहुत बड़े हो जाएंगे तो ये भाषा कुर्मा है। तो आज की संयुक्त व्यंजनान को देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन, तीन तो पढ़ लिए। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, तीसरा आपने ऊष्म व्यंजन पढ़ा, चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा। इनकी संख्या कितनी है, छात्र ज्ञा 3 है। छा किन वर्णों से मिलकर के बना है, ये छा वर्ण का और सा से बनकर के बना है छा वर्ण। और जैसे कक्षा, ये का आ का सा कक्षा। त्रा, ता और रा से बनकर के त्रा बना है पत्रम। इसी तरह ज्ञा, जा और यहाँ से ज्ञा बना है दा, दा और या से या बना है दा बना है। तो एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वे व्यंजनैः मेलनेन संयुक्त व्यंजनान भवन्ति। ये सब संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्या है तो चाणक्य हो गया, कर्मा हो गया, पदम हो गया, है ना। ये आइए देख लेते हैं। जैसे चाणक्य है, कर्मा है, पद्मा है, अणवा है, इंद्रा है, राष्ट्रा है, मंत्रा है, ओष्ठ है और संध्यावर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में केवल इतना ही। ये दीपकम पुस्तक है और एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पुस्तक है। ये षष्ठ कक्षा की पुस्तक है, कक्षा षष्ठ कक्षा। और मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों को शेयर करें और लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और अन्य लोग भी लाभान्वित हों। और वह भी, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो बहुत ही हाई फाई में हो। ये मोबाइल से वीडियो बना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।